मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। इंतहाई अहमियत का हामिल एक मौजू है जो छिड़ चुका है, बिलखुसूस सिंध के अंदर। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वो इदारा है जो कि बहुत अहमियत रखता है, बहुत सारी कंस्ट्रक्शन और तामीरात के शोबे इससे मुंसलिक हैं। अब मामला यह है कि जी रिहायशी जो इमलाक है उसको कमर्शियल करने की इजाज़त दे दी गई है, जो इस वक्त चर्चे में है। और साथ साथ जहां ये मामला, ये नोटिफिकेशन सामने आया है, वहीं हम ये देख रहे हैं कि किस तरह इसको मुतनाज़ा करार दिया जा रहा है। शहरी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। वो सवाल अपने आप में बहुत सारे जवाबात भी देते दिखाई दे रहे हैं कि क्या होगा, क्या इस फैसले के बाद जो कराची शहर का ढांचा है क्या वो महफूज रह सकेगा, क्या होगा अगर इस फैसले के बाद जो नताइज निकलेंगे उससे शहरियों को कितना नुकसान होगा और तिजारती सरगर्मियां कितनी बढ़ेंगी, उसके साथ जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर क्या असरात मरतब होंगे। इस तरह के इस तमाम सवालात को आज प्रोग्राम ने जो है वो ज़ेर बहस भी लेकर आएंगे और बातचीत भी इसके ऊपर करेंगे। इसके मुस्तकबिल करीब में क्या नताइज हैं, क्या उसूली तौर पर मौक़िफ़ इख्तियार किया है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, किस ये जो फैसला लिया गया है क्या वो किसी दबाव में लिया गया है या शहर की कोई बहुत बड़ी अहमियत रखने वाले मामले के ऊपर जो है वो ये फैसला जो है वो लिया गया है। इस सवाल से बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शाहिद बुखारी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं और बिलखुसूस बल्दियाती इदारों के अंदर अपनी एक गहरी नज़र रखते हैं, मामलात को बहुत अंदर तक खबरें निकाल कर लेकर आते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं साथ साथ साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची रऊफ अख्तर फारूकी साहब, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया, और साथ साथ समाजी रहनुमा है कैसर महमूद साहब, उनसे भी उनका मौक़िफ़ जानेंगे। मैं सबसे पहले शाहिद बुखारी साहब की तरफ आता हूँ। शाहिद साहब, कैसे देख रहे हैं इस नोटिफिकेशन को? शहरी क्या मुतालबात कर रहे हैं, क्यों तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं? बड़ी अच्छी बात है ना भाई, तिजारती सरगर्मियाँ बढ़ेंगी, तिजारत होगी, ये शहर तो इसीलिए जो है ना वो जाना जाता है ना, तो क्यों तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है सर? हाँ, बहुत शुक्रिया अली रज़ा, आपने इस अहम मौजू पे मुझे बात करने का मौका दिया। अली रज़ा, देखें, बात ये है कि पहले ही शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। हमारे यहाँ गैर कानूनी तामीरात को रोका नहीं जा सकता क्योंकि इतनी कैपेसिटी नहीं है। जब तोड़ते हैं, जिस स्पीड से तोड़ते हैं उसी स्पीड से दुगना वो काम हो जाता है। टास्क फोर्स भी बनाई गई डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर कि भाई गैर कानूनी तामीरात को जो ईद की छुट्टियों में ना किया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी वो काम होते रहे। बात करते हैं इस मौजू पे जिस पे आपने मुझे बात करने का मौका दिया है। देखें, पहले ही कराची के जो बेशतर इलाके हैं जिसके अंदर हम पोश इलाकों का नाम ले लें, जो प्योर रहायशी इलाका है, स्कीम 36, गुलिस्तान जौहर, फेडरल बी एरिया, क्लिफ्टन का इलाका है, नॉर्थ नाज़िमाबाद का इलाका है, ये पहले ही रिहायशी जो प्लॉट्स थे इनके ऊपर शादी लान तामीर हो गए, रेस्टोरेंट्स बन गए, बड़ी बड़ी चेन ने आके अपने रेस्टोरेंट्स खोल लिए हैं यहाँ पर। और वो क्योंकि कन्वर्ट नहीं हो चुके हैं क्योंकि वो रिहायशी प्लॉट है। केडीए ने एक प्लॉट दिया है, उसकी पैसे जिसने खरीदा है उसने प्लॉट के पैसे भरे, वो प्योर रिहायशी प्लॉट के पैसे खरीदे लिए दिए गए थे। लेकिन यहाँ पर जब तरमीम की गई इस बिल्डिंग कंट्रोल के डीजी ने, और इसके अंदर ये मामला कहा गया कि जितने भी रिहायशी प्लॉट्स हैं उनके ऊपर आप तजारती सरगर्मियाँ कर सकते हैं, यानी कि आप रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, यानी कि क्लिनिक खोल सकते हैं, स्कूल खोल सकते हैं, ब्यूटी पार्लर खोल सकते हैं। अब आप देखें कि आपके घर के बराबर में एक रेस्टोरेंट खुल जाता है, आप रहते हैं अपने घर के अंदर, सुकून से रह रहे हैं आप, लेकिन बिल्कुल देखते हैं कि सुबह ही सुबह आपके घर के बराबर में एक साहब आते हैं और वो कहते हैं हम रेस्टोरेंट बना रहे हैं। नोटिफिकेशन के बाद नोटिफिकेशन के बाद तो खुली छूट हो गई ना उनको, तो अब वो करेंगे काम, वो कमर्शियल प्लॉट्स की तरफ नहीं जाएंगे, अब वो रेजिडेंशियल प्लॉट की तरफ आएंगे। जितने भी बड़े रोड हैं, 200 फीट चौड़े रोड ले लें या 300 फीट चौड़े रोड के ऊपर, तो मामला चल ही रहे थे। लेकिन अब ये छोटे जो प्लॉट्स होंगे जो 120 गज के, 200 गज के, 400 गज के, उसमें भी भाई बनाए आप, बस अब बनाए, खुली छूट हो गई। अब सुकून किसका बर्बाद होगा? जो जिसने बराबर में घर लिया है। आप आपके घर के बराबर में एक ब्यूटी पार्लर खुल जाता है, स्कूल खुल जाता है या क्लिनिक खुल जाता है, उसकी पार्किंग का मसला होगा। पहले ही हमारे यहाँ दर्द सर है कि मिनटों का सफर हम घंटों में करते हैं, ट्रैफिक रवानी में खलल पैदा होता है, मामला इतने हैं कि आप अपने टाइम पर ना ऑफिस पहुंच सकते हैं, ना तालीमी इदारों पर स्टूडेंट पहुंच सकते हैं। अब जब ये खुली छूट दी जाएगी तो 120 गज के मकानात, 200 गज के मकानात पर आप खुले आम रेस्टोरेंट खोले। और आप क्या समझते हैं शाहिद बुखारी साहब, उसके साथ नाइंसाफी नहीं है जिसको कमर्शियल प्लॉट के नाम पर महंगा बेचा गया वो प्लॉट, और आज उसको बोल दिया गया जी वो भी बराबर ये भी बराबर, हाथी घोड़ा बराबर हो गया ना? अब वो बिल्कुल बराबर हो गया क्योंकि जो कमर्शियल प्लॉट उसके रेट ज्यादा होते हैं, जाहिर सी बात है कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए लेगा तो उसकी फीस भी ज्यादा जमा होगी, उसके नक्शे भी उसके हिसाब से पास होंगे। अब ये रेजिडेंशियल प्लॉट की कीमतें भी बढ़ जाएंगी क्योंकि जो जब उनको इजाजत दे जनाब, अब तो कमर्शियल के पैसे बन गए ना, अगर हाँ बिल्कुल ऐसा दे रही है सरकार, खुद कह रही है जनाब बनाए। शाहिद साहब, मेरे ख्याल से हम साबिक एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ भी जाते हैं
और ओपनिंग कर दी है शाहिद बुखारी साहब ने। रऊफ अख्तर फारूकी साहब, आप मुख्तलिफ अहम इंतजामी उहदों पर रहे हैं इस शहर के। मैं बहुत सारी बातें आपको भी करनी है यकीनी तौर पे, और हमारे पास भी बहुत सारे सवाल है और देखने वालों के जहनों में भी बहुत सारे सवाल उठते हैं। पहला सवाल सर, कि मुझे सिर्फ इस चीज का कम से कम बताइएगा कि इस शहर के अंदर एक पानी और सीवरेज का मसला जो है ना, वो सबसे अहम बताया जाता है, सड़कें भी उसकी वजह से खराब हो जाती हैं। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या सीवरेज का निज़ाम जो ज़ेरे ज़मीन है वो बर्दाश्त कर सकेगा अगर इस तरह कमर्शियल तरीके से चीज़ों के अंदर आप बूस्ट दे दें? और उसके साथ साथ आपको क्या लगता है कि किन नुकसानात का सामना करना पड़ेगा? फारूकी साहब। रिया साहब, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिल्कुल बड़ा आपने हॉट टॉपिक पे आज टेकअप किया है। जो आपके सवाल और आपके जो अप्रीहेंशन है उसके मुताबिक यकीनन इश्यूज अपनी जगह इसके बाद आएंगे, मगर उनको एड्रेस करना होगा। और जिन्होंने इस चीज़ में अमेंडमेंट करने के बाद इन चीज़ों को मंजर आम पर लेकर के आए हैं, उनके जहन में यकीनन कोई ना कोई ऐसी बात तो होगी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट की उनके पास कोई प्लानिंग होगी, कोई पॉलिसी होगी, और उसके मुताबिक उनको डील करना पड़ेगा, अदरवाइज तो एक क्योस तो बन जाएगा। दूसरी तरफ सर आप ये देखें, अभी हम इसको मुकम्मल तरीके से नहीं कह सकते कि इम्प्लीमेंट हो गया है ये। अभी तो ये इन्होंने इसको एक रेगुलेशन की शक्ल में अमेंडमेंट कर दिए, जिसका उनको इख्तियार सेक्शन 21A के तहत अवेलेबल है, उनके पास ये इख्तियार मौजूद है। और उसके लिए दूसरे अदारे हैं, अदालतें हैं, उसको देखें, उसको वेटिंग करें कि गलत है या सही है। लेकिन जो नोटिफिकेशन हुआ है वो कानूनन सेक्शन 21A के तहत हुआ है, और उसमें पैरामीटर अभी जो नजर आ रहे हैं वो यही है कि 400 गज से कम का रिहायशी प्लाट का मकसद नहीं, जो 400 गज और या उससे बड़े जो हैं वो इससे अफेक्ट होंगे, या रोड का अगर साइज 60 फीट का है तो वो एरिया अफेक्ट होगा, उससे कम पर कोई चीज़ ऐसी अफेक्ट नहीं होगी। मगर साथ साथ ये भी देखना है कि ये तो नोटिफिकेशन हम देख रहे हैं, तो इसका एक एस्पेक्ट है, क्या इन्होंने इस नोटिफिकेशन के बाद कोई इंटरनल कमेटी बनाई हो सकता है, कोई इन्होंने कोई ऐसी ओवरसी कमेटी टाइप की कोई चीज़ ऐसी बनाई हो जो इसको केस टू केस बेसिस पर एग्जामिन करे, कोई ना कोई यकीन इसमें कोई ऐसा रऊफ साहब, एक कारोबारी तबके का ये भी मौक़िफ़ है, वो ये कहते हैं कि जनाब क्या मसला है सर, तिजारती सरगर्मियां बढ़ेंगी ना इससे, सरकार या इदारे अगर चाह रहा है कि जनाब बेहतर हो, तिजारती सरगर्मियां बढ़े, तो इसमें क्या मसला है सर? आप बता सकेंगे रऊफ अख्तर साहब, क्या मसला है इसमें? नहीं नहीं नहीं, यकीनन ये तो उनका अगर पॉइंट ऑफ व्यू है तो बिल्कुल गलत है। दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता। रिहायशी इलाके, पुरसुकून इलाके जो है माने जाते हैं, वहाँ पर सिर्फ रिहायशी होती है, लोगों का सुकून होता है। उस इलाके में अगर आप कोई भी चीज़ ऐसी बना देंगे, कोई कमर्शियल एक्टिविटी कर देंगे, तो उससे एक जिंदगी में अजाब और भूचाल सा आएगा। इतनी आसान नहीं है कि हर घर के सामने जो है आप एक कमर्शियल घर हो और एक रिहायशी हो, एक कमर्शियल और एक रिहायशी सर हो। कराची के शहरी तो आज भी ये कहते हैं कि भूचाल तो हमारी जिंदगियों में आया हुआ है, मजीद इससे कितना आएगा उसके ऊपर अब बात छिड़ गई है। हाँ, लेकिन वो अलिया साहब, वो भौचाल तो ऐसा है ना कि वो किसी भी वक्त चैलेंज होकर के वो खत्म हो जाता है, होता रहता है। बिल्डिंगें इलीगल बनती हैं, टूटती रहती हैं, फिर बनती हैं, फिर टूट जाती हैं। इलीगल एक्टिविटीज रिहायशी प्लॉट पर होती है, सील हो जाते हैं, खाली कर दिए जाते हैं, उनके पास कोई राइट तो ऐसा नहीं होता ना। अब अगर इसके बाद अगर हम देखेंगे तो बज़ाहिर तो ऐसा है कि उसका हक बन जाए, उसका कानून है, उसको इख्तियार ये मिल जाएगा। लेकिन अभी ये इसका एक पार्ट 1 है। अभी इसको प्रॉपर तरीके से शक्ल देने के लिए, इसके लिए यकीनन कोई ना कोई डिपार्टमेंट में कमेटी बनेगी, उसको केस टू केस बेसिस पे जायजा लेगी, उसके बाद उसकी कोई ना कोई फीस तय होगी, उसके बायलॉज में थोड़ी अमेंडमेंट होगी, किस तरीके से होगा, ये चीजें अभी देखी जाएंगी। अभी तो ये बिफोर टाइम है, एक इनिशियल स्टेज है ये, तो जो एक कागज की शक्ल में हमें नजर आ रही है, इसके अंदर के कितने इसके इश्यूज क्या बनेंगे, उसको कैसे गवर्न किया जाएगा, इसको भी देखने की गुंजाइश अभी देखने की जरूरत होगी। अभी रऊफ अख्तर साहब इंतजामी मामला पे शाहिद बुखारी साहब बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जनाब भौचाल आएगा, और साथ साथ समाजी रहनुमा है कैसर महमूद साहब, उन्होंने भी हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। कैसर महमूद साहब, आपने भी यकीनी तौर पे नोटिफिकेशन पढ़ा होगा, देखा होगा, इसी शहर में रहते हैं, मामलात से, रोज़मर्रा की ज़िंदगियों से जो मसाइल पैदा होते हैं एक आम आदमी के, उससे गुजर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं शब रोज़। क्या है, लोग कह रहे हैं जी एक अजीब तमाशा है, एक अजीब लतीफ़ा सुनाया है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने, और लोग बड़ा बरहमी का इजहार कर रहे हैं इसके ऊपर, इस फैसले के ऊपर कि इदारे चाह क्या रहे हैं। कानूनी है, ठीक है, इसके ऊपर डिबेटेबल टॉपिक है, मगर
आप क्या समझते हैं, क्या राय होगी? आपका भी मौक़िफ़ लाजिम है, हमने कहा कि जनाब बात की जाए इसके ऊपर। कैसा साहब? अली रजा, सबसे पहले तो ये बात देखनी है कि इतनी जल्दी इस नोटिफिकेशन में क्या थी कि ईद की छुट्टियों में जो है ना ये नोटिफिकेशन निकाल दिया गया। और हैरान कुन बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट एक चीज को, पुराने मास्टर प्लान का नक्शा आपका कराची का मंगा रही है कि कराची को आपने कचरे का डब्बा बना दिया है, जहां पर सीवरेज का कोई निजाम ही नहीं है। और अगर यहाँ पर बारिश हो जाए तो देखते ही देखते मतलब ये कि पूरे कराची जो है ना सैलाब की सूरत हाल पेश करने लगता है। जहाँ पर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कोई चीज नहीं है, वहां पर आपने रिहायशी इमारतों को अब आप कमर्शियल यूज के लिए इस्तेमाल करने के ऐसा नोटिफिकेशन निकालना है। इसके पसे पर्दा अगर आप देखें तो यहाँ पर जितने भी कमर्शियल एक्टिविटीज में काम हो रहे हैं, तो ये कहना कोई ऐसा मतलब महाल नहीं है कि जितने भी वजीर हैं हमारे, ये जितने भी सिंध गवर्नमेंट के लोग हैं, ये सब इन्हीं के तो कारोबार चल रहे हैं भाई। और किसके कारोबार चल रहे हैं? मतलब हैरान कुन बात यह है कि यार आपने छुट्टियों में नोटिफिकेशन निकाल दिया। आप कम से कम एतमाद में लेते, आप वायलेशन कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की, ठीक है ना, आप उसको भी नहीं देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है। एक तरफ तो आप पुराना मास्टर प्लान का नक्शा मंगवा रहे हैं कि भाई 78 का आप नक्शा मंगा के देखें कराची की क्या सूरत हाल थी, उसके बाद अभी की सूरत हाल कराची की देखें और उस वक्त की थोड़ा सा आगे जरा आप देखें कि अगर ये कमर्शियल एक्टिविटीज शुरू हो गई तो ये कराची का हाल क्या होगा। यार खुदा का खौफ करना चाहिए इन लोगों को। मैं तो हैरान रह तो गया हूं। कैसर मतलब महमूद ये कि साहब, इतनी इस फैसले जल्दी के क्या है? हवाले से शहरियों को इख्तियार दिया हुआ है अदालत जाने का, क्या आप इस फैसले के खिलाफ अदालत जा सकते हैं, जाएंगे? कोई बिल्कुल, इरादा मैं- बन रहा है आपका? देखें, बात यह है कि हम तो समाज के लिए काम कर रहे हैं और जो बेहतरी के लिए होगा इसके लिए तो बिल्कुल आवाज उठाएंगे। सबसे पहले हाई कोर्ट में जाके मेरे ख्याल से पाकिस्तान हेल्पलाइन ये पिटीशन लगाएगी कि भाई वादे करें आपने ये नोटिफिकेशन ईद की छुट्टियों में निकाला क्यों है और इसके पसे पर्दा क्या हकाइक हैं जिनको आप लोगों के सामने लेके नहीं आ रहे हैं। चले जी, बड़ा फैसला सामने आ गया। कैसर महमूद साहब कह रहे हैं मैं अदालत जाऊंगा और मैं पूछूंगा कि क्यों करा जा रहा है। आपके पास शाहिद बुखारी साहब यकीनी तौर पे अंदरूनी खबरें होती हैं, क्यों जल्दबाजी में निकाला गया है शाहिद बुखारी देखें साहब? अली रजा साहब, फरवरी के महीने के अंदर 2025 में हाई कोर्ट की बेंच ने एक फैसला किया कि क्लिफ्टन का पोश इलाका है, जहाँ पर एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उसके ऊपर रेस्टोरेंट खोल दिया गया है और शहरी ने दरख्वास्त लगाई थी जिसके ऊपर ये सारे मामला हुए थे और डायरेक्टर जनरल KDA को बाकायदा गिरफ्तारी के वारंट जारी किए गए थे, इनको गिरफ्तार किया जाए कि क्यों अमल दरामद नहीं हो रहा। उसके बाद ये जल्दबाजी में फैसला किया गया, जैसे कैसर महमूद साहब बता रहे हैं, ये नोटिफिकेशन बिल्कुल रमजान के एंड ऑफ मतलब जल्दबाजी कुछ ना कुछ जल्दबाजी फिशी करी है गई इस है मामले इसके के अंदर। अंदर। और ये बड़ा क्योंकि एक मामला ख़राब हो जाएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि कराची के जितने भी इलाके हैं, अब ये पोश इलाकों में जब इजाज़त दे दी जाएगी तो दूसरे जो इलाके हैं जिसके अंदर फेडरल बी एरिया, आप कभी हुसैनाबाद यासीनाबाद से गुजर के दिखा दें, आप वहाँ से मैयत बस नहीं ले जा सकते, एम्बुलेंस नहीं गुजर सकती, इतने रेस्टोरेंट, बहुत बुरा हाल हो 120 चुका है। गज के घर के ऊपर उन्होंने रेस्टोरेंट खोल दिए। और अल्लाह माशाल्लाह शाबाशी दें KMC वालों को, दुकानें तो खोल ही ली उन्होंने रेस्टोरेंट, और आधी सड़क जो है वो तजावजात से भरी, जैसे लाखों रुपए माहाना हफ्ता जो है ना उनको वसूल करते हैं, उस पर अमल दरामद नहीं हो सका तो इस पर क्या होगा। और सबको खुली छूट मिल जाएगी जितने भी तो हैं। नए DG आए हैं साख खोड़ो साहब, तवक्कुआत थी ये कि माशाल्लाह तीसरी मरतबा इन्होंने हैट्रिक तीसरी करी है। दफा। तो DG साख खोड़ो साहब से क्या तवक्कुआत हैं शहरियों की? आप लोगों ने कैसे माजी में देखा इनको? थोड़ा हम इस हवाले से भी जाएंगे क्योंकि दस्तखत में हमें DG साख खोड़ो साहब बिल्कुल नजर सर, आए, वो चेयरमैन भी उन्होंने है। और नोटिफिकेशन जारी किया, अली रजा साहब, तो उनकी ये कोई खास विश थी कि जनाब ये करना है या कोई दबाव है? अक्सर वो पेशतर हम ये बात भी अफवाहें फैलती हैं जी किसी दबाव के अंदर जो है ये नोटिफिकेशन निकाले गए, क्या है? क्या आपकी देखिए वजह अली क्या है रजा शाहिद साहब, ये सारी बातें तो वो DG अपना मौक़िफ़ खुद देंगे हमें। जब उनसे रब्ता किया गया तो उनसे मुलाकात नहीं हो सकी, टाइम नहीं दे सकी ईद की छुट्टियों की वजह से। लेकिन देखिए सबसे बड़ा मसला ये है कि ये जो नोटिफिकेशन निकला है ना, ये कराची के शहरियों के लिए वबाल जान बन जाएगा। पहले ही हम पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आपके रिहायशी मकानात के ऊपर स्कीम 36 हो गया, फेडरल बी एरिया, कराची के जितने भी इलाके हैं, भादराबाद हो गया, यहाँ पानी नहीं है, टैंकरों के जरिए हम गुजारा करते हैं। जब ये रेस्टोरेंट खुल जाएंगे रिहायशी इमारतों पे तो पानी का इस्तेमाल भी ज्यादा होगा। तो पहले ही पानी नहीं मिल रहा है हमें नलकों के जरिए, मजीद हमें फिर मतलब ये सारा मामला टैंकरों पे चला जाएगा। ये बहुत सारा मुश्किल मजीद तस्वीर खींच रहे हैं शाहिद बुखारी साहब, कह रहे हैं जनाब वो हॉरिबल तस्वीर मुझे दिखाई दे रही है जो मुस्तकबिल करीब में शहरी जो है इस शहर में जो मुस्तकिल रिहायशी हैं वो देखेंगे। रऊफ अख्तर साहब की तरफ आता हूं। रऊफ साहब, एक सवाल है कि जनाब माजी में भी ये चीज हुई है, माजी में भी लोगों ने देखा है कि जी तारिक रोड के बड़े रेजिडेंशियल
प्लॉट थे जो हैं उसके ऊपर बड़ी बड़ी इमारतें बनी हैं, वो कानूनी हैं, आज बनी हुई हैं, वहाँ प्लाजे बने हुए हैं। तो जनाब वहाँ पर भी तो ये काम हुआ है और वहाँ आज तिजारती सरगर्मियाँ जारी हैं। मैं उस तबके का मौक़िफ़ पेश कर रहा हूँ जो ये बात कह रहा है। क्या कहेंगे रऊफ अख्तर फारूकी साहब कि तारिक रोड हो गया और बहुत सारे इस तरह बेशतर ऐसे रेजिडेंशियल पे कमर्शियल प्लाजे बन चुके हैं, क्या है, क्या मामला आप समझते हैं? ये सब देखिए, तारिक रोड की जो आपने मिसाल दी है या उनकी मिसाल दी, जिन रोड पर बाकायदा तरीके से पब्लिक मीटिंग कॉल करने के बाद उनको कन्वर्ट किया गया था रिहायशी से कमर्शियल पे, और उसमें काफी हद तक पैरामीटर डिफाइन किए गए थे, तो वहां पर तो वो चीजें उसके मुताबिक करना ही है, चाहे वो कमर्शियल एक्टिविटी किसी भी किस्म की हो। लेकिन वहां पर प्री कंडीशन ये है कि वहां पर जो रोड है वो डिक्लेयर की गई थी कमर्शियल, और उन कमर्शियल रोड पर जो प्लॉट आते थे वो बाय डिजाइन जो है वो कमर्शियल हो जाते थे, बिकॉज ऑफ की रोड को डिक्लेयर कर दिया था, कमर्शियल डिक्लेयर कर दी गई थी। मगर यहाँ पर जो हुआ ये चीज थोड़ी सी मैं नहीं समझता कि इसमें कोई होमवर्क किया गया हो, इसमें कुछ चीज देखी गई, इसमें तो उन्होंने मतलब आप कह रहे हैं फैसला बेहतर साबित हो सकता है, मगर इसको थोड़ा सा वो किया जाए, थोड़ा नज़्मो ज़ब्त के तहत लेकर आया जाए, थोड़ा चीजों को काउंटर देखा जाए। मतलब आप कह रहे हैं फैसला गलत नहीं है रऊफ अख्तर फारूकी साहब? नहीं, इसमें जो चीज ये की गई है ये बहुत जल्दबाजी में यकीनन की गई है। इसमें जरूरत थी कि इसको थोड़ी और तरीके से देखा जाता, कुछ जो अच्छे लोग हैं, अच्छी एनजीओ हैं, उनको भी एतमाद में लिया जाता और उसके मुताबिक अपना जो रीजंस है वो दे दिए जाते, बताए जाते कि वो क्यों कर रहे हैं, कि किस वजह से कर रहे हैं, वो चीज देखने की सख्त जरूरत थी। उसके बाद करते तो ज्यादा बेहतर होता। अभी इन्होंने सिर्फ पैरामीटर दो दिए हैं कि 400 गज का होगा और 60 फुट का रोड होगा, ये दो पैरामीटर्स हैं। उसके बाद मजीद क्या होगा, किस इलाके में होगा, उसके तरीकाकार क्या होगा, उसके लिए क्या कोई कमेटी बनेगी, केस टू केस बेसिस के ऊपर होगा, या अक्रॉस द बोर्ड जो भी मकान में सब जो एक्टिविटीज हो रही है उसको एज इट इज कर दिया जाएगा। ये सब चीजें भी देखने की जरूरत है। अभी इसको कुछ अच्छा, कितना रेवेन्यू जमा हुआ था सर? कुछ इसके हवाले से स्टैट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं रऊफ साहब के? कितने स्टैट्स मतलब कितने रेवेन्यू जमा हुआ था जब तारिक रोड वाली लेन को जो है उसके अंदर रेजिडेंशियल को कमर्शियल किया था? देखा ना, वो कोई इतना बड़ा रेवेन्यू नहीं हुआ था। एक रोड था, हार्डली 1 किलोमीटर का रोड था वो तारिक रोड की, अगर आप बात करते हैं। और वहां पर एक्टिविटीज चूंकि ऑलरेडी कुछ कमर्शियल हो रही थी, कुछ हो चुकी थी, और कराची में उस जमाने में कमर्शियल रिक्वायरमेंट थी। तो जो रोड 100 फीट से ज्यादा का था उसी को टेकअप किया गया था और एक पट्टी को किया गया था, और उसमें पब्लिक की ऑब्जेक्शन और पब्लिक ओपिनियन लिया गया। अच्छा, इस शहर के अंदर जो नीचे सीवरेज की लाइंस बिछी हुई हैं सर, उसकी कंडीशन आपके मुताबिक क्या होगी? क्योंकि आप भी अहम इंतजामी ओहदों पे रहे हैं, और इसलिए मैं जानना चाह रहा हूं आज के वक्त में उनकी कंडीशन आपके मुताबिक क्या होगी? अगर कोई परसेंटेज में मुझे बता सकें कि जनाब इतनी आबादी, उस वक्त तक ये हम समझते थे कि ये हो सकेगा, अब इतनी आबादी हो गई है, मगर हाल ये है। नहीं देखिए अनिल साहब, उसका आप इससे तो कंपेरिजन नहीं कर सकते। वो तो सिर्फ 9 डिक्लेयर रोड थी पूरे कराची में। तो कराची की आबादी अगर उस वक्त तकरीबन कोई 2.5 करोड़ भी लेते हैं, तो उसमें 3 अगर 9 सड़कें अगर करते हैं कमर्शियल, तो कोई इतना बड़ा वो नहीं था, उसकी जरूरत भी थी। नहीं सर, सीवरेज की बात कर रहा हूँ, सीवरेज के अंदर लाइंस के हालात क्या है इस वक्त, क्या आप मुझे बता सकते हैं? नहीं, आप अगर तारिक रोड की बात कर रहे हैं, मैं पूरे कराची शहर की बात कर रहा हूँ रऊफ अख्तर साहब। नहीं, ऐसी हालात नहीं है कमर्शियल ये करने के लिए। यकीनन जो है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नया डालना पड़ेगा, इंप्रूव करना पड़ेगा, लाइनों के साइज बढ़ाने पड़ेंगे, मुख्तलिफ किस्म की आपको सर्विसेज एक्सपीडिशन आपको देनी पड़ेंगी, तब तो ये चीज आपकी प्रॉपर तरीके से चल पाएगी। अदरवाइज बड़े मसाइल पैदा होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल पैदा होंगे, सीवरेज के मसाइल पैदा होंगे, पानी की रिक्वायरमेंट होगी, और सबसे बड़ा मसला होगा ट्रैफिक का और पार्किंग का। ये दो चीजें तो बड़ा मसला हो जाएगा। छोटी छोटी सड़कें हैं, छोटे इलाके हैं, वहां पर कैसे गाड़ी पार्क होगी, कैसे वहां पर जो है ट्रैफिक फ्लो होगा, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है देखने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मगर अभी आप जैसे मैंने पहले भी कहा, इसका भी देखना होगा कि इन्होंने इसका अपने अंदर के इंटरनली मूवमेंट ऑपरेंडी क्या बनाया, वो देखने की जरूरत भी है। अभी ये हाथ कुछ चीजें जो हमारे सामने अभी आई है। ठीक है, अभी इसके अंदर भी चीज़ें हो सकेंगी। कैसा साहब, तो आपकी तरफ आता हूँ मैं, थोड़ा सा ये भी जानना चाहूँगा कि सूरत हाल आपके सामने है, पूरा शहर जिस तरह माफियाज की जकड़ में दिखाई देता है, जकड़ा हुआ है माफियाज में, लाखों करोड़ों रुपए जो हैं
वो यौमिया जो है वो माफियाज इस शहर का उठा देता है। मगर अफसोस के साथ कहना होता है कि जो हमारे कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं या इदारे हैं वो हमेशा में ये दिखाई देते हैं कि जनाब हमारे पास फंड्स नहीं हैं, हमारे पास फंड होता तो हम ये काम कर लेते। मुख्तलिफ तरीक़ेकार जो है वो आजमाते दिखाई दे रहे हैं। तो आपकी क्या राय है, ये फंड का मामला है, नीयतों का मामला है, या मामला कोई और है? अली रजा, बात यह है कि ज्यादा दूर नहीं जाएं। अभी सिर्फ मैं आपको फरवरी का बता रहा हूँ। फरवरी में सिंध हाई कोर्ट के एक बेंच ने कराची केडीए के डायरेक्टर जनरल को बुलवाया और जेरीज ग्रुप के मालिक और उनके खिलाफ जो तौहीन अदालत की दरखास्त लगी हुई थी, क्लिफ्टन में तिजारती सरगर्मियां रोकने के लिए अदालत ने नाकाबिले जमानत वारंट इनके जारी किए थे। इन्होंने इस बात का अदालत को यकीन दिलवाया था कि ये तिजारती सरगर्मियां रिहायशी इलाकों में नहीं होंगी, जिसके बाद ये कंटेम्प्ट का नोटिस जो है ना वापस लिया गया था। अभी सबसे बड़ा मसला ये है, ये तो कराची को कचरे का डब्बा बना रहे हैं। मतलब ये है कि कराची यार इनकी नजर में कोई शख्स ओन करने के लिए ही तैयार नहीं है। जो आए अपनी मर्जी से जब दिल चाहे नोटिफिकेशन निकाल दे, जब दिल चाहे ये चीजों को खराब कर दें, जब दिल चाहे मतलब ये कि फंड खा जाएं। कोई पुरसाने हाल ही नहीं है यार कराची का। भाई हम सबसे पहले कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाएंगे इनके खिलाफ और इस नोटिफिकेशन को रोकेंगे सबसे पहले, ठीक है ना। कराची कोई लावारिस नहीं है कि जो आए अपनी मर्जी से जो है ना जो दिल चाहे नोटिफिकेशन निकाल दे। मतलब आप और आप जैसे बहुत सारे लोग इसकी मुखालिफत करेंगे, हर फोरम पे खड़े होंगे। ये मौक़िफ़ आप लोगों की तरफ से आया, बहुत शुक्रिया कैसर महमूद साहब। इस गुफ्तगू को आगे भी बढ़ाएंगे। फारूकी साहब आपका भी शुक्रिया, आपने अपना मौक़िफ़ दिया। शाहिद बुखारी साहब वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जा रहे हैं, जुड़े रहिए साथ। एक और कंसर्न अथॉरिटी है, उनसे भी आपकी बात कराएंगे। वेलकम बैक नाजरीन, आज हम बात कर रहे हैं उस मामले के ऊपर कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो फैसले हैं उसको मुतनाज़र करार दिया जा रहा है। ताजिर बरादरी के हवाले से भी अक्सर बेशतर हम अपने ही प्रोग्राम में आपको मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर आगाह करते रहते हैं कि ताजिर बरादरी को भी मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार होता है। वो भी अपने मसाइल इदारों के हवाले से हमारे ही प्रोग्राम में बात करते दिखाई देते हैं। आज इसी मौजू के ऊपर जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं उस पर साबिक चेयरमैन आबाद के आसिफ समसम साहब मारूफ तामीराती शोबे से मुंसलिक है, बिल्डर हैं, उनसे भी उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे कि आसिफ साहब एक बड़ा फैसला लिया गया है। अब इसके ऊपर बातचीत हो रही है कि जनाब जो रिहायशी इमलाक है उसको तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, इजाज़त के ऊपर बात हो रही है। आप लोग कमर्शियल प्लॉट खरीदते हैं, उसकी अलग कीमत देते हैं, रेजिडेंशियल की अलग कीमत होती है। अब अगर ये चीज़ें एकदम सिमिलर हो जाएंगी तो जिन्होंने बड़ी कीमतें दे रखी थी उनका क्या कसूर? और उसके बाद इसके ऊपर जो इंतज़ामी मामलात का बुरान आएगा, जो मसाइल का सामना होगा, आप क्या समझते हैं कि वाकई वो मसला होगा या ये अपॉर्चुनिटी देखते हैं आप बीइंग अ बिल्डर कम्युनिटी, बीइंग अ बिजनेसमैन, कि जनाब तिजारती सरगर्मियाँ जो हैं वो बढ़ेंगी इससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत दिनों से ये चल रहा है मामला, तमाम चैनल्स पे भी, सोशल मीडिया पे भी, और हम समझते हैं कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, इस नोटिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ कि जो जिसकी हम समझते हैं कि मज़ीद तफसीलात वो दर्ज होनी चाहिए। और चूँकि ये जो आपने अभी एक वर्ड कहा कि रिहायशी को कमर्शियल कर देंगे या उस पर कोई बिल्डिंग्स बन जाएंगी, तो मैं समझता हूँ कि ऐसा ना उस नोटिफिकेशन में है ना ऐसा कोई होने जा रहा है। ये नोटिफिकेशन जो है ये जो हमने पढ़ा है या जो हमने समझा है उसके मुताबिक जो भी कानून एग्जिस्ट करता है, 25 चैप्टर है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल का, KBTPR का, जिसके तहत जो रूल्स हैं वो अपनी जगह पर रहेंगे, लेकिन उसका यूज ऑफ लैंड के हवाले से ये बात की जा रही है। और यूज ऑफ लैंड में हम समझते हैं कि इसमें जल्दबाजी की गई है और इसमें होना ये चाहिए था कि जो कि कराची में आपने देखा होगा कि पूरे कराची में अक्सर आपने देखा होगा कि स्कूल्स हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही हैं, चूँकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जिसमें ये कहा गया है कि नो मोर कन्वर्जन या कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी जब तक नहीं होगी जब तक कि सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला ना कर दे। तो मेरा ये ख्याल है कि एक तो उसका वेट करना चाहिए था, और दूसरी बात ये कि अगर ये कुछ करना भी चाह रहे हो, यानी ये उन एक्टिविटीज को रेगुलाइज करना चाह रहे हो जो कि हमेशा से ये होता रहा है, सिंध की ये तारीख है कि जो एग्जिस्ट कर रही हैं उनको अगर वो रेगुलाइज करते तो, और वो भी वन टाइम रेगुलाइज, यानी अगर वो आज अगर कोई स्कूल चल रहा है और वो चल रहा है तो उसको रेगुलाइज कर दें, और जब वो खत्म हो जाए स्कूल
यानी वो स्कूल शिफ्ट हो जाए तो फिर वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ही शुमार की जाएगी। ये इससे पहले होता रहा है, जिससे सिंध को रेवेन्यू भी मिलता है और चीजें भी रेगुलेट होती है। तो होना हम समझते ये चाहिए था कि बजाय इसके कि ये मुख्तलिफ चीजें उन्होंने जो मेंशन की हैं उसके बजाय वो रेगुलाइजेशन का लॉ नाफिज करते और जो एग्जिस्ट कर रहा है, ना कि ये छूट देते कि आइंदा आने वाले लोग भी रेजिडेंशियल को कमर्शियल में कन्वर्ट कर दें या उसमें स्कूल्स या जो भी एक्टिविटी है वो करना शुरू कर दें। तो बेहतर ये था कि जो इस वक्त कराची में जो एग्जिस्ट कर रहा है उसको उन पे तवज्जो देनी चाहिए थी, उसको रेगुलाइज। आसिफ साहब, एक और भी मामला है, उसके ऊपर भी बातचीत हो रही है। हम बात करते रहते हैं आपकी आबाद की कम्युनिटी से, मुख्तलिफ इदारों से, और वो अक्सर व बेशतर इदारों को लेकर बड़े मामलात के ऊपर शिकवे शिकायत हो रहे होते हैं। मुख्तलिफ अहम मुलाकातों में, चाहे सियासी हो चाहे अस्करी, उस पर भी आप लोग बड़ी शिकायतें करते दिखाई देते हैं। अब मामला ये है ना कि आप लोगों की तरफ पे भी एक आवाज़ उठती है, सवाल उठता है कि जनाब दुबई जा रहे हैं जी सरमाया लेकर। सर, ये एक अजीबोगरीब बात नहीं है और एक मतलब एक अहम मामला है कि जनाब ठीक है, एक तरफ तो अभी वतन अजीज़ को ज़रूरत है आप जैसे बड़े सनतकारों को, ताजरों की, तो इस मौके पर जो पैसा ये चल रही हैं बातें, तस्वीरें आ रही हैं बहुत सारी कि जनाब शिफ्ट हो रहा है बड़े लेवल पे सरमाया, तो ये पॉलिसीज़ की वजह से हो रहा है? क्या है मामला? क्यों आज पाकिस्तान का नहीं सोच रहे जो बड़ी बिजनेस कम्युनिटी है? देखिए, जहाँ तक आपने कहा हमारी तरफ से, तो मैं, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई भी हो, हम अपनी ये जिम्मेदारी समझते हैं कि हम आबाद को रिप्रेजेंट कर रहे हो या सेक्टर को कराची चैम्बर से रिप्रेजेंट कर रहे हो या FPCCI से रिप्रेजेंट कर रहे हो या लोकल बॉडीज में हमारे सेक्टर की उनको रिप्रेजेंट कर रहे हो, हमारी कोशिश हमेशा, आप विटनेस हैं, कि ये होती है कि हम मायूसी की बात ना करें और हम लोगों को तरगीब दें कि अपने मुल्क में काम करें, अपने शहर में काम करें। मुश्किलात आती जाती रहती हैं, हम जो कुछ भी हैं, जैसे भी हैं, आज अपने मुल्क की वजह से। बेशक बेशक। और ये बात मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है कि हम बिला वजह इदारों पे ये बात करें कि हम दुबई जा रहे हैं। ये मैं समझता हूँ कि ये कम से कम हम लोगों के लिए मुनासिब इसलिए नहीं है कि हमें लोगों को मोटिवेट करना चाहिए। सर, आप लोग बिजनेस लीडर्स हैं, आपको देखकर अगर आप लोग इस तरह की बात करेंगे तो पीछे बचा क्या? मैं यही बात कर रहा हूँ कि अगर हम में से कोई अगर ये बात करता है तो मैं समझता हूँ ये मुनासिब बात नहीं है और नहीं प्रोटेक्ट करना चाहिए उन लोगों को जो मनी लॉन्ड्रिंग करके या जाके वो दुबई में इन्वेस्टमेंट करें या किसी भी तरह से वो आप समझ रहे हैं, आपको लगता है कि इस तरह के मामला चल रहे हैं इस वक्त? देखिए, मैं तो नहीं समझता ना ऐसा। आपने कहा ना सर मनी लॉन्ड्रिंग, तो बड़ा एक अहम, एक बड़ा जुमला है ये। जी, मैं उसी जुमले की मैं आपको डिफिनेशन कर दूं कि दुबई में अगर यहाँ से जो आप समझते हैं कि सरमाया जाता है तो वो लीगलाइज तो है नहीं, वो किसी स्टेट बैंक के थ्रू तो जाता नहीं है। तो अगर कोई भी ये कर रहा है या किसी को भी ये लगता है कि ये करना चाहिए, तो मैं समझता हूँ अपने मुल्क से वफादारी करनी चाहिए। हालात अच्छे हो रहे हैं, हालात अच्छे और हो जाएंगे। थोड़ा सा इंतजार, अब इंतजार भी खत्म होने वाला है, थोड़ा सा इंतजार करें इस मुल्क में। अच्छा आसिफ साहब, बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं कि कुछ इंतजार है, कुछ लम्हात हैं, कुछ इतलात हमारे पास भी हैं, वजह फरमा रहे हैं, मगर हम एक और सवाल रख रहे हैं कि सर ये किसी भी वजह से हो रहा है, सरमाया मुंतकिल ये खराब चीज है, अच्छी चीज नहीं है वतन अजीज के लिए, ये पॉलिसीज इसकी वजह है? देखिए, पॉलिसीज अपनी जगह पे, हम हमेशा पॉलिसीज पे बात करते रहे, हम बात करते रहे कि स्टेबिलिटी नहीं होगी, पॉलिसीज अगर बेहतर नहीं होंगी तो ये मैसेज जाता है, हार्ड टाइम मिलता है तो लोग थोड़े से डर जाते हैं और इन्वेस्टमेंट वाकई डरपोक होती है। मगर इसका मतलब मैं समझता हूँ कि कभी भी ये नहीं है कि हम पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं। हम निशानदेही जरूर करते हैं कि ये चीजें होने से ऐसी चीजें हो जाती हैं या हो रही हैं, लेकिन हम पुरुमीद हैं अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए, कि हमें पता है कि इंशाअल्लाह ताला ये फिर से ये सेक्टर जो है ग्रो करेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि बेजा तनकीद नहीं होनी चाहिए, हमेशा तनकीद। बड़ी उम्दा बात कर रहे हैं आसिफ समसम साहब, बड़ी उम्दा बात कर रहे हैं, यकीनी तौर पे नाजरीन सुन रहे होंगे और एक मोटिवेशन मिलती है जब एक बिजनेस लीडर इस तरह की बात करता दिखाई देता है। एक और सवाल मेरा ले लीजिए, मैं ताकि चाहूंगा सर, ये ब्यूरोक्रेट्स कितना परेशानी का सबब बनते हैं और ये जो सरमाया मुंतकिल हो रहा होता है या कोई ये सोच पनपती है, उसके अंदर ब्यूरोक्रेसी का कितना किरदार होता है, और हम चाहेंगे कि इसके ऊपर आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ जाए ताकि एक मौक़िफ़ ये भी बने कि जनाब उनको भी अगर कहीं खराबी है तो ठीक करने की जरूरत है। बात बड़ी अहम है कि ये खराबी हमेशा से रही है, लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि तमाम निज़ाम गलत है। कुछ लोग अगर हार्ड टाइम देते हैं तो लोगों में मायूसी फैलती है, जब मायूसी फैलती है तो लाजमी इन्वेस्टमेंट जो है वो मूव करती है। तो ब्यूरोक्रेट्स को भी मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस तरह हम अपने दिल पे पत्थर रख के, पेट पे पत्थर रख के सोचते हैं कि कुछ भी हो जाए अपने मुल्क में काम करेंगे, मुल्क के लिए काम करेंगे,
तो उनको भी ये सोचना चाहिए कि बाकी तमाम चीजें, तमाम मामला अपनी जगह पे, लेकिन अपने मुल्क के लिए जहां भी बात हो, अपने मुल्क को ग्रो करने के लिए, आपका फॉरेन एक्सचेंज आने के लिए जहां भी बात हो, उनको आगे बढ़ के हौसला अफजाई भी करनी चाहिए और इन ताजिरों की इस सेक्टर की मदद भी करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आसिफ समसम साहब, बड़ी उम्दा बात की है। मैं चाहूंगा कि इसका मौक़िफ़ मैं रऊफ अख्तर फारूकी साहब से लूं, क्योंकि सर आप भी एक अहम ब्यूरोक्रेट रहे हैं, चीज़ों को आपने बड़ा करीब से देखा है। सर एक लीडर जब होता है ना, बिजनेस लीडर, वो ये बात कर रहा होता है कि जनाब हम काम इसी मुल्क में करना चाहते हैं, हम इधर ही अपने मुल्क को जो है वो फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, इसी मुल्क के अंदर नफ़ा नुकसान कमाना चाहते हैं। तो सर उस ब्यूरोक्रेसी को फिर किस तरह समझाएं, कहाँ वो ऐसी रुकावट बनती है कि जनाब फिर ऐसे लोग जो ये सोच रखते हैं वो भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि सर हम क्या करें। रऊफ अख्तर फारूकी साहब क्या कहना चाहेंगे? सर बड़ी शिकायतें आती हैं ब्यूरोक्रेसी को लेकर। देखिए, शिकायतें तो जब तक जिंदगी है शिकायतों का मरहला तो हमेशा रहेगा, लेकिन जब हम बात करते हैं ब्यूरोक्रेसी की सपोर्ट की, ब्यूरोक्रेसी को सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, तो अगर आप उसको थोड़ा सा ठंडे दिल से देखें, और जैसे अभी आसिफ साहब ने ये बात की, अगर ब्यूरोक्रेसी की सपोर्ट ना होती तो ये जो आपका सेक्टर है कंस्ट्रक्शन का इतना ग्रो ना करता। मुझे याद है अच्छी तरीके से हम लोग नए नए बिल्डिंग कंट्रोल में आए थे तो वहाँ पर चंद लाख की ट्रांजेक्शन हुआ करती थी और थोड़े से लोग होते थे, छोटा सा अदारा था। और आज माशाल्लाह ये वही आबाद का फोरम है और यही वही कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है जो आज बिलियंस में जो है ग्रो कर रही है। तो इसमें यकीनन सबने अपना अपना इनपुट दिया है, जिसमें कंस्ट्रक्शन में बिल्डर्स ने इनपुट दिया है, रियल्टर्स ने लैंड सिस्टम में अपना इनपुट दिया है, ब्यूरोक्रेसी ने उनको फैसिलिटेट किया है और आउट ऑफ दे फैसिलिटेट किया। आप देखिए पूरे पाकिस्तान में जितना ये कंस्ट्रक्शन ग्रो कराची में किया है इतना पूरे पाकिस्तान में नहीं हुआ है। उसकी वजह यह है कि ब्यूरोक्रेसी ने हमेशा सपोर्ट किया है, जायज सपोर्ट किया है। तो सपोर्ट नहीं होती तो चीजें आगे बढ़ ही नहीं सकती हैं। हाँ, चंद अच्छे बुरे लोग यकीनन सिस्टम में कभी आ जाते हैं, उनको एड्रेस करना आसान होता है, उसके लिए जो हमारे पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं वो उसको देख रहे होते हैं। लेकिन इन जनरल ऐसा नहीं है, अगर सपोर्ट ना होती ब्यूरोक्रेसी की तो ये हमारा सेक्टर इतना तेजी के साथ फ्लरिश नहीं कर रहा होता। इस वक्त तो सबसे बड़ा और सबसे इफेक्टिव अगर कोई सेक्टर है जो प्रॉपर तरीके से चल रहा है, मासिवाय उनके जो इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, मैं आबाद के सेक्टर की बात नहीं कर रहा, आबाद एक प्रॉपर लीगल फोरम है, उसके अलावा भी बहुत सारे इस तरह के जो फोरम्स अवेलेबल है जो इलीगल एक्टिविटीज में आगे जा रहे हैं, तो उनको छोड़ते हुए तब ब्यूरोक्रेसी ने सपोर्ट किया है, फैसिलिटेट किया है, तो आज ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर इतना आगे किया है। ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे लोग हमारे हैं। ठीक, और ये सर आपका मौक़िफ़ आ गया, करना चाहिए। बहुत जबरदस्त मौक़िफ़ आ गया। मैंने देखे जनाब दोनों के मौक़िफ़ आप लोगों को सुना दिए। शाहिद बुखारी साहब, अब इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाता है, एक मिसाल हम सोच रहे हैं, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाती है। जनाब आपके पास 600 गज पड़ा हुआ है, मेरे पास 400 गज, 500 गज, 1000 गज पड़ा हुआ है, हमने शुरू कर दिया। अब किसी में हम स्कूल खोल रहे हैं, फिर स्कूल के बाद सारे बच्चे आ रहे हैं, फिर दीगर हम रेस्टोरेंट्स खोल रहे हैं। वो गलियों के जो मामलात होंगे वो कैसे दिखाई देंगे? कोई लड़ाई झगड़े होंगे इसकी वजह से या नहीं होंगे? अलरज़ा साहब, लड़ाई झगड़े क्या होंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रिहायशी प्लॉट के ऊपर जब आप कमर्शियल मकासद के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाएगा। पहले ही हमारे यहाँ जो सीवरेज की लाइनें अंग्रेज़ों के ज़माने की दली हुई हैं, आए दिन गलियों में से कभी गटर बह रहे हैं, कभी गटर के अंदर बच्चे डूब के मर जाते हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटी है, हम गटर के ढक्कनों पर रो रहे हैं, दुनिया चांद पे पहुंच गई है, हमारे पास ढक्कनों का मसला वहीं का वहीं। कभी मेयर को इल्ज़ाम ठहराते हैं, कभी इलाके के यूसी नाजिम को। हम इन मसाइल से निकल नहीं रहे, तो ऊपर से ये जो है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल ने एक नया सदबाब खोल दिया कि जनाब रिहायशी प्लॉट्स के ऊपर जो है वो तजारती मकासद के लिए इस्तेमाल करें, आप सरगर्मियाँ शुरू कर दें, खुली छूट दे दी गई। बिल्डर हजरात भी अपनी जगह पर मौजूद हैं, वो कह रहे हैं, लेकिन उन बिल्डरों के पास वो जो प्लॉट्स होते हैं वो ज़ाहिर सी बातें कमर्शियल प्लॉट्स होते हैं, उनके ऊपर हाई राइज बिल्डिंगें बनती हैं, उसके बाकायदा तौर पर नक्शे पास किए जाते हैं, मास्टर प्लान से उनके सारी अब इंटैक होते हैं सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पर तो इन्होंने सब कुछ आज़ाद कर दिया। यही बात कि जल्दबाजी में फ़ैसला किया गया। क्लिफ्टन के इलाके में जो जेरीज ग्रुप के मालिक हैं जिन्होंने रेस्टोरेंट खोल रखे हैं, उनका प्रेशर था या सिंध गवर्नमेंट का प्रेशर था या कहाँ से ये डंडा चला है कि जिसकी वजह से, मगर अब लोग बात करना शुरू हो गए हैं, बिल्कुल बात करना शुरू हो गए, टॉक ऑफ द टाउन बन चुका है और ये बड़ा एक अहम मामला बन चुका है। कोर्ट की तौहीन की गई है, सबसे बड़ी एक अदालत आलिया की तौहीन की गई है। अदालत इस बात पे, अब आपके पड़ोस में अगर किसी ने स्कूल खोल लिया, रेस्टोरेंट खोल लिया, तो आप वो दस्तखत कहाँ जाके देंगे? अदालत में जाएंगे, अदालत कहेगी जी आपके सिंध बिल्डिंग कंट्रोल ने तो ऑर्डिनेंस पास कर दिए,
तो कहाँ वो बेचारा शहरी खड़ा होगा, कहाँ जाके वो सर पीटेगा अपना और कहाँ जाके लोगों को अपनी शिकायत दर्ज करेगा। जनाब, मुकम्मल मुख्तलिफ मौक़िफ़ के साथ, मुख्तलिफ अहम लोगों के साथ क्या चल रहा है, क्या मामला, इंसाइट क्या है, उसके ऊपर हमने आपको तमाम जो है नाज़रीन मौक़िफ़ भी सुनवाए और बातचीत भी की और गुफ्तगू भी की। हम यही चाहते हैं कि अपना जो बहुत अहम फ़ीडबैक है हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे लाजमी दिया करें। हम वो पढ़ते हैं, देखते हैं और उसके हिसाब से कोशिश करते हैं कि अवामी इशूज़ को हिसाब से जो प्रोग्राम्स बनने चाहिए उसके ऊपर प्रायोरिटी पे रख के उन प्रोग्राम को जो है वो तश्कील देकर आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करते हैं। नादरीन, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ पहुंच चुका है। अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त। हमसे फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के मान।